हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट व्हेन द बायर रिकॉग्नाइज अ डॉट। एक बाइंग प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट होती है? जब कंज्यूमर यानी बायर जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो बायर किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है तो बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बायर जो होता है वो नीड और प्रॉब्लम को अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है तो बाइंग प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि समस्या या आवश्यकता जब उसको पता चल जाती है तो वहाँ से उसका बाइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, नीड और प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई परफॉर्मेंस मीट्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, द कंज्यूमर इज डॉट। यदि कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मीट्स होती है तो कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर उस टाइम पे सेटिस्फाई हो जाता है। अगर कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्मेंस मिलती है तो वहाँ पे कंज्यूमर जो होता है वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डी एम स्टैंड फॉर। सी डी एम से आप क्या समझते हैं? तो सी डी एम का मतलब होता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज इन द बेसिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इज। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जो मॉडल है उसका बेसिक फर्स्ट स्टेज क्या है? तो उसका फर्स्ट स्टेज होता है नीड। ठीक है, जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का जो पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं नीड। ठीक है, जब नीड होती है वहाँ से सारे स्टेप स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टेज क्या हो जाती है? नीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल इज। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल का सेकंड स्टेज क्या है? तो सेकंड स्टेज है हमारा इंफॉर्मेशन सर्च। यानी पहला स्टेज होता है नीड, पहले आवश्यकता जानते हैं, उसके बाद से दूसरा स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या अपने उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल इज। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल का जो फाइनल स्टेज होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा पोस्ट परचेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट परचेज जो होता है वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का फाइनल स्टेज होता है, यानी कि लास्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टमर और कंज्यूमर इज डॉट व्हेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्ससीड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो होता है या कस्टमर जो होता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर उसकी एक्सीड हो जाती है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट तो उस टाइम पे वो डिलाइटेड, यानी कि डिलाइटेड वो फील करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंज्यूमर जो होता है वो डिलाइट फील करता है जब उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स बाई टॉय और गिफ्ट फॉर देयर चिल्ड्रेन, दिस एक्ट इज कंसिडर एज डैश इन द बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस में जो ये प्रोसेस होता है बाइंग प्रोसेस, उसमें अगर कोई पेरेंट जो है वो टॉय या गिफ्ट खरीद रहा है अपने बच्चे के लिए तो किस में कंसीडर किया जाएगा? तो ये कंसीडर किया जाएगा बायर्स। वो बायर्स भी हो सकता है, डिसाइडर भी हो सकता है, मेंटेनेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगर कोई पेरेंट जो है वो टॉय या गिफ्ट बाई कर रहा है अपने चिल्ड्रन के लिए तो इस एक्ट में वो किस रूप में कंसिडर किया जाएगा? तो इसमें वो बायर, डिसाइडर, मेंटेनर सभी रूपों में उसको यहाँ पे देखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड एंड सप्लाई टू अदर इज नोन एज। जब गुड्स और सर्विस परचेज की जाती है और यूज़ की जाती है प्रोडक्शन को असेंबलिंग में, और प्रोडक्ट जो होता है वो सोल्ड या सप्लाई किया था किसी और को, तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं बिजनेस बायर बिहेवियर। ठीक है, यानी जो बिजनेस बायर बिहेवियर इसको बोलते हैं क्रेता व्यवसाय व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिस्प्ले बाय अ पर्सन वाइल बाइंग मिल्क। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा रूटीनाइज्ड बाइंग बिहेवियर, क्योंकि जो मिल्क बाई करने का ये बिहेवियर है ये रूटीन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूटीनाइज बाइंग बिहेवियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाई
यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, कोई इंडिविजुअल जो है वो, हम इसकी स्टडी करते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो है वो कैसे या फिर ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करता है, बाई करता है या डिस्पोज करता है किसी गुड्स, सर्विसेज को, आइडियाज़ को अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स एंड बिस्किट आर प्रोडक्ट दैट फॉल अंडर डॉट बाई कैटेगरी। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आइसक्रीम है, चॉकलेट एंड बिस्किट, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो किस कैटेगरी के अंदर होते हैं? तो ये होता है हमारा इम्पल्सिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इम्पल्सिव कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूटिलिटी इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि यूटिलिटी के मामले में कौन सा, यूटिलिटी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है आपका, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी इज़ दैट इट इज़ द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी इज़ दैट इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। पहला स्टेटमेंट जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट बता रहा है और सेकेंड जो है वो कह रहा है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। थर्ड है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी इज़ दैट इट इज़ साइकोलॉजिकल फेनोमेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑल ऑफ द अबव, वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक ये स्टेटमेंट हम देखें, थर्ड वाला अगर एक्यूरेट पूछा होता तो थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाता, क्योंकि जो यूटिलिटी होती है वो साइकोलॉजिकल फेनोमेना होती है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी कुछ हद तक करेक्ट है। तो यहाँ हमसे एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यूटिलिटी के बारे में करेक्ट है। तो ये सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगर क्वेश्चन ये होता कि कौन सा एक्यूरेट है तो सी वाला हम करेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू है? तो पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है हमारा, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इन अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड इट्स सेटिस्फैक्शन। सेकेंड कह रहा है, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन अ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड इट्स प्रोडक्टिविटी। थर्ड कह रहा है, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इन अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ कह रहा है, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इन अ गुड और सर्विसेज इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछ रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज अ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो एबिलिटी होती है किसी गुड्स या सर्विस की, ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने की, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो यूटिलिटी का डेफिनेशन में जो पहली लाइन होगी वो यही होती है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर इज अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वांट्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता होती है, पावर होती है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो ये यहीं पे हमसे ये जो स्टेटमेंट है यही पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रू है। तो कॉन्सेप्ट लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इन अ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो एबिलिटी होती है किसी भी गुड्स और सर्विस में ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने की, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, यानी कि उपयोगिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के स्टेटमेंट के लिए सही, उसके बारे में सही है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहला है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग यूटिलिटी। यानी कि पहला कह रहा है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम डिक्रीजिंग यूटिलिटी भी कहते हैं। सेकेंड कह रहा है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी। थर्ड कह रहा है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइज द डिमांड फॉर टी फॉल्स। अगर
कॉफ़ी की जो प्राइस है वो राइज हो जाए, बढ़ जाए, तो टी की डिमांड जो है वो घट जाएगी। तो ये क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सॉरी, ये फॉल्स था, तो फॉल्स होगी या राइज होगी, तो बी करेक्ट होगा। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो चाय की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो घट जाएगी और चाय की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ, मांग की लोच है, तो मांग की लोच यानी कि ये एक तरह की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइज, यानी जब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने लोग कॉफ़ी को प्रेफर करते थे वो कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे और उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट गुड यानी चाय की डिमांड बढ़ा देंगे, इसलिए चाय की जो डिमांड है वो राइज हो जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।